वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। पता है मुझे, आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हो। मोस्टली जो हमारा 9th का सिलेबस है ना, दैट इज क्वाइट मैचेबल विद 11th क्लास। तो आपको बहुत आसानी रहने वाली है जिन बच्चों ने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एग्जाम के अंदर इसके पॉस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। पॉस्टुलेट्स मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं। 7 और 8 इतने पॉइंट्स आप पढ़कर आते हो। तो जैसे हमने पहले किया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यस इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। और कब दिया था? इट वाज गिवन इन 808। तो ये रहे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1808 और उसका नाम हो गया। ओके, अब इसके मेन पॉइंट्स, इसमें सभी वही बातें हैं जो आप मैटर के बारे में जानते हो। देखना, सबसे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये वर्ड यूज किया दैट एटम्स, कि पूरे का पूरा मैटर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किससे बना हुआ है? सबसे छोटा यूनिट, दैट इज एटम, राइट। ओके, सेकंड, दूसरी बात में वो ये कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मींस एक ही एलिमेंट की आप चाहे जितनी मर्जी एटम्स ले लो, दे आर जेरेक्स कॉपी ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेट मी चेक मैं कितना स्पेस यूज कर सकती हूं। ओके, देखो ये मैंने लिखा कार्बन, मैंने और लिखा कार्बन। मैं ऐसे ऐसे चाहे 100 कार्बन लिखूं, मतलब मैं 100 कार्बन एटम्स ले लूं, उन सभी 100 की 100 कार्बन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होगा? 12, राइट। कार्बन की प्रॉपर्टीज सभी की सेम होंगी। लेकिन अगर मैं कार्बन की जगह पे एक कार्बन ले रही हूं और एक मैंने ले लिया नाइट्रोजन, तो ये एटॉमिक नंबर 6, ये 7, तो दोनों में पहला डिफरेंस तो उनका एटॉमिक नंबर ही हो गया। तो कहने का मतलब एक ही एलिमेंट की एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये 6, 7, लेट इट बी ऑक्सीजन 8। तो इनके तो एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गए, ठीक है। नाउ फोर्थ इज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ओके, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ऊपर से 2 लाइंस को हटा देती हूं। ओके, अब ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मुझे इस जगह को हटाना पड़ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स नोट करेंगे, पॉइंट्स इकट्ठे नोट करने हैं, फिर जो हमारे पास आपको लगता है कि कुछ एडिशनल लिखना चाहिए, तो उसको आप साइड में, अपने को समझाने के लिए आप साइड में लिख सकते हो, ठीक है। दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस, ओके। अब देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट, यस, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ये रहा मेरे पास क्लोरीन। अब आप लोग जानते हो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और ये मिलकर बना रहे हैं HCl। डन, ओके। मैं इसको ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, और ये बन गए 2H बॉन्ड Cl, ऐसे ही होता है। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। व्हाट हैपन? ये हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, फिर एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से कंबाइन कर गई, दूसरी हाइड्रोजन एटम दूसरी क्लोरीन से कंबाइन कर गई, तो क्या बना? एक HCl ये बना, एक HCl ये बना। मतलब कहने का कि पहले ये मॉलिक्यूल टूटा, ये मॉलिक्यूल टूटकर 2 एटम्स बनी, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटकर 2 एटम्स बनी। मींस
जब भी केमिकल रिएक्शन होगी एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन आगे टूट जाए, समझ रहे हो बात, ये हाइड्रोजन आगे नहीं टूटेगी। हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस है, देन इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, सो इट वाज द मीनिंग दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। चाहे कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, अल्टीमेटली वो एटम्स में टूटेगा, फिर एटम्स आपस में कंबाइन करती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। सेम एलिमेंट के एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में जुड़ सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स। तो ये आपके सामने हो गया डिफरेंट। ओके, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन प्लस क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, C6H12O6। इसमें 2 और मोर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं। बात क्लियर हो गई। ये डाल्टन उन्हीं चीजों की बात कर रहा था जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन में हैं, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी उसने उन्हीं को बस एक पॉइंट वाइज टेबुलेशन कर दी उसकी। ओके, ये भी हो गया। एटम्स ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ओके, चलिए ये बात भी हो गई। अच्छा, अब उसने ये तो बता दिया कि ये कंबाइन करती हैं, ठीक है, लेकिन जब ये कंबाइन करती हैं तो क्या किसी रूल को फॉलो करती हैं? डाल्टन ने जितने भी कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया था वो सारे के सारे सिंपल होल नंबर रेशियो थी। व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर, ऊपर आपने बता दिया कि कंबाइन करके कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। When atoms combine together to form compound atoms, they do so in, this is very important, simple whole number ratio। मतलब जब भी कंबाइन करेंगे उनकी आपस में सिंपल हमारे पास होल नंबर रेशियो होगी। जैसे H2O 2:16, 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड 12:32, ठीक है, 3:8, ओके, C6H12O6 1:2:1। तो जब भी ये कंबाइन करते हैं तो सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो में आएगा, कहीं पे भी रेशियो आपको 1/2 नहीं आएगा, 3/2 नहीं आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। डन। देन इट सेज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एटम को बना नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कौन से वाला लॉ? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब ये हमें क्या बात कर रहा है, दैट इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि हम उसको आगे, एटम को आगे हम तोड़ नहीं सकते। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, राइट। ओके, देन ये कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या क्या होता है, या तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर सेपरेशन होती है, ठीक है, मतलब PCl5 ये टूट कर देगा PCl3 प्लस Cl2, सेपरेशन हो गई, या फिर रीअरेंजमेंट होती है। एटम्स इस तरीके से खुद को रीअरेंज करती हैं कि एक रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट बन जाता है। तो ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये तब की बात है, ये उन दिनों की बात है जब इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स डेवलप नहीं थे, हमारे पास ज्यादा रिसर्च भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग रिसर्च के फील्ड में नहीं जाते थे, जबकि अब तो साइंस को इतना एक्सपोजर है, हर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये ऐसी ब्रांच है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जिस चीज को आप प्रूव करेंगे उसी चीज को दुनिया मानेगी। तो जो चीजें डाल्टन ने प्रूव करी थी, जो उसके पास ऑब्जर्वेशंस थी, उसने उन्हीं चीजों को जर्नलाइज करके ये थ्योरी दी थी, ठीक है। लेकिन काफी टाइम तक इन्हीं चीजों को फॉलो किया जाता रहा। देन कुछ और साइंटिस्ट जो डाल्टन के फॉलोअर्स हैं, नील बोहर है, कुछ और साइंटिस्ट हैं, तो उन लोगों ने फिर इसको मॉडिफाई किया। हाइजेनबर्ग्स है, इन लोगों ने मॉडिफाई करके बना दी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम अब फॉलो करते हैं। ये तो डाल्टन की कही हुई बातें थी। अभी जब मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगी तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे कि यस,
हम तो इस चीज को ऐसे मान नहीं सकते। इसी के पॉइंट्स को हम कंट्राडिक्ट करेंगे। तो लेट्स सी। तो अभी हमने बात की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब देखिए इसकी वो कौन सी लिमिटेशंस थी जिसने हमें मजबूर किया कि हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें। ठीक है, एवरी टाइम जब भी कोई रिसर्च होती है कोई ना कोई उसको चैलेंज करता है, देन एक के बाद एक मॉडिफिकेशंस होती जाती हैं। तो डाल्टन को उसके बहुत सारे फॉलोअर्स लाइक जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर, हाइजेनबर्ग्स, इन सभी ने स्टडी करा और उन्हीं की बहुत सारी खामियां थी जो इन लोगों ने दूर करी। तभी हम आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं। लेट्स सी कि वो कौन से वीक पॉइंट्स थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। सबसे पहली बात, ही कुड एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड अपॉन मास, राइट, मास के ऊपर बेस्ड, लेकिन वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड कॉम्बिनेशन को ही कुड नॉट एक्सप्लेन। और वो किसने किया था? गेर्लोज़ैक ने। ठीक है, लेकिन डाल्टन के पास उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वॉल्यूम किस तरीके से कंबाइन करते हैं। व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन बेस्ड अपॉन वॉल्यूम्स? ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये उसका पहला फेलियर। देन दूसरा फेलियर उसका ये था दैट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज, शेप एंड वैलेंसी। ऐसा क्या है कि एक एलिमेंट की एटम्स दूसरी के साथ मैच ही नहीं करती? क्योंकि उस टाइम तक एटम को माना जाता था दैट इट इज इनडिविजिबल, राइट, इट वाज इनडिविजिबल। बट नाउअडेज हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन्स होते हैं एटम के अंदर। अब क्यों वो वेरी करते हैं? वी नो कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? atomic number 6, atomic number 7 means number of proton in carbon is 6 and in nitrogen is 7. चार्ज नहीं है तो number of electrons in carbon is 6 and in nitrogen it is 7. समझ आ गया? अब इसका मास मैं ले रही हूं 12, इसका ले रही हूं 14. इसका मतलब number of neutrons, mass minus number of neutrons are 6, number of neutrons are 7. इसीलिए तो डिफरेंट है ना। लेकिन ये जानकारी डाल्टन के पास नहीं थी। उसके हिसाब से तो एटम वाज इनडिविजिबल, तो ये वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, he could not explain why atoms of same or different elements combine together to form molecules, और जिसको हम कंपाउंड एटम्स बोलते हैं। देखो एटम्स कंबाइन करके बनाती हैं, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन एंड हिज जनरलाइजेशन। जो उसने ऑब्जर्व किया था उसी को उसने बता दिया, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। जैसे जिस वक्त रेलवे का फाटक बंद होता है ना, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ट्रेन जरूर आती है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 बार आपने देखा यार जब भी फाटक बंद होता है ट्रेन जरूर आती है, तो हमने उस चीज को जनरलाइज कर दिया। वेन एवर रेलवे फाटक इज क्लोज्ड ट्रेन कम्स। तो उसी तरीके से इसने किया, जो उसके पास ऑब्जर्वेशंस थी उसी को उसने जनरलाइज किया था कि ये कंबाइन करके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसको नहीं पता था। पता तो तब होता ना जब उसको पता होता कि एटम आगे इंडिविजिबल नहीं है, इट कैन बी डिवाइडेड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एवरी एटम, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आगे बहुत बड़ा चैप्टर है इसके ऊपर। तो उस टाइम जानकारी ही नहीं थी कि एटम को हम आगे तोड़ भी सकते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। अरे वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर बांध करके रखती है? वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बाइंड करके रखती है? वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, आइस के अंदर उसको सॉलिड बना देती है और रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको लिक्विड बना देती है? उसके पास ऑब्जर्वेशन सारी थी कि आइस होती है, वाटर होता है, एटम्स कंबाइन करती हैं, क्योंकि वाटर भी उसने सर्च आउट किया था कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बट बाइंडिंग फोर्स कैसी है भाई,
वो तो उसको तभी पता होता ना जब उसको पता होता है इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बनता है। तो यहां तक उसने तब पहुंचना था अगर उसको पता होता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है। और जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट था, दैट वाज उसको क्लैरिटी नहीं थी खुद को भी, ना ही वो एक्सप्लेन कर पाया, एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं बता पाया बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ये तो हम आज जानते हैं ना कि एटम मे और मे नॉट, आगे हम लिखेंगे इसको, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो मॉलिक्यूल है इट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसे नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस सारी की सारी हीलियम, नियॉन, जीनॉन एज एटम एग्जिस्ट करती हैं, तो एटॉमिक फॉर्म में, और बाकी जैसे हाइड्रोजन इट्स अ मॉलिक्यूल, क्लोरीन इट्स अ मॉलिक्यूल, ब्रोमीन इट्स अ मॉलिक्यूल, राइट, ऑक्सीजन इट्स अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जानकारी उसके पास नहीं थी कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। तो ये वो रीजंस थे जिन्होंने रास्ता खोला जे थॉमसन के लिए, नील बोहर के लिए, और बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डाल्टन की थ्योरी के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया है। तो अब देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो थ्योरी आप जानते हो, ठीक है। तो आफ्टर वर्क ऑफ वेरियस साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर, हाइजेनबर्ग, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके वर्क के बाद दिस थ्योरी वाज गिवन और पुट फॉरवर्ड। तो इस थ्योरी के अंदर हम डाल्टन थ्योरी के पॉइंट्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। उसका पहला पॉइंट ये था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल। किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन एक बात याद रखना, हाउ एवर atom is still the smallest portion that take part in chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पोर्शन ऑफ मैटर, इट इज स्टिल एटम। ठीक है, वो आज भी एटम ही है। एटम को तोड़ लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ढूंढ लिए, बट स्टिल एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। मॉलिक्यूल एटम्स में ही टूटेगा। ओके, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सेम और आइडेंटिकल। डाल्टन का नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, मास, एवरीथिंग। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम और आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप, तो पहले मैं ले रही हूं कार्बन के आइसोटोप। ओके, तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C612, C613 और C614। तो इसमें आप देखो, इन isotopes of carbon atomic number is same, but all the 3 atoms have different mass number. Clear? मास नंबर डिफरेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूं मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन सा देखें? हाइड्रोजन के हैं 3, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं डिटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अब देखो, इन सभी का एटॉमिक नंबर 111,
अब इनका मास नंबर देखो, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। तो देखो दोनों ही एग्जांपल्स के अंदर नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो इसका मतलब अगर हम आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखें तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass. तो this is the definition of isotopes. आप ये पॉइंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स, कार्बन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, और सबसे नीचे ऐसे बॉक्स बनाकर आप आइसोटॉप्स की डेफिनेशन लिखोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स एग्जाम के अंदर सिर्फ आइसोटॉप ही पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूं। नेक्स्ट इज, डाल्टन ने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मॉडर्न थ्योरी कहती है मे बी सेम, atoms of different elements they may be same. For example, isobars. अब एक और नई टर्म आ गई, isobars. That is, हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम है, देन आर्गॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, आर्गॉन का भी 40। We are having one more element, potassium. It is also 40. तो इसके अंदर atomic number is different. Atomic number is different, but atomic mass is same. तो isobars क्या होते हैं? What are isobars? ऐसे लिखना है नीचे। These are atoms of different elements having different atomic number but same atomic mass. एग्जाम में कई बार सिर्फ यही आ जाता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। क्लियर हो गया सबको? तो उसका तीसरा पॉइंट भी हमने जुटला दिया। ठीक है, फिर उसने कहा था व्हेन एवर एटम्स कंबाइन दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है एटम्स हमेशा जरूरी नहीं है कि सिंपल होल नंबर रेशो होगी। एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन in simple ratios. हमेशा जरूरी नहीं है कि एटम्स आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करें। सिंपल होल नंबर रेशोज एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल C12 C12 H22O11, तो रेशो क्या हुआ, 12 रेशो 22 रेशो 11, है ना डिफरेंट। इज इट सिंपल? नो, दिस रेशो इज नॉट सिंपल। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जिनकी रेशो सिंपल नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट में वो बोलता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल, बट इन मॉडर्न केमिस्ट्री एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ऐसी कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस atom is destroyed and created.
न्यूक्लियर फिशन हो, फ्यूजन हो, ठीक है। जब फ्यूजन होता है तो दो एटम्स मिलके एक नई एटम बनाते हैं, ठीक है। तो एटम डिस्ट्रॉय भी होती है और क्रिएट भी की जाती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। यूरेनियम 92-235, इसके ऊपर जैसे ही एक न्यूट्रॉन अटैक करता है तो ये बनाता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। मैं इनकी ज्यादा डिटेल नहीं ले रही हूं, लेकिन यूरेनियम टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है। तो इस एटम का तो हो गया डिस्ट्रक्शन, लेकिन ये दो एटम्स क्रिएट हो गई। सिमिलरली ये तो न्यूक्लियर फिशन है। फ्यूजन में क्या होता है, व्हाट हैपन इन फ्यूजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलके हीलियम बनाते हैं। दो एटम्स जुड़ी, एक नई बन गई, हीलियम बन गई। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें एटम को हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। एटम को डिस्ट्रॉय करके वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जहां पे भी जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी तो बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत डिस्ट्रक्शन होती है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड देयर। तो ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो आपने देखा किस तरीके से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी, जितने उसके वीक पॉइंट्स थे, उनको हटाकर हम अब फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। वेल, इट वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स थ्योरी, इट्स लिमिटेशंस एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। टिल देन, complete your notes and revise it.